Now, other question, न्यूटन्स कूलिंग लॉ. ठीक है, न्यूटन कूलिंग लॉ. According to Newton, rate of cooling is directly proportional to the temperature difference. क्लियर. एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर θ1 से θ2 कूल होता है टी टाइम में, तो रेट ऑफ कूलिंग θ1 माइनस θ2 अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर मीन्स θ1 माइनस θ2 अपॉन 2 माइनस रूम टेम्परेचर. ठीक है, यानी मीन टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर दोनों के जो डिफरेंस होता है उसके क्या होता है, इक्वल होता है. दिस इज नोन एज न्यूटन्स कूलिंग लॉ. क्लियर हुआ. सो different value of θ1 and θ2 and time, then curve draw time and θ1 and temperature. So curve this is called cooling curve. Now point A, B, C, D, D, etc. First point A, temperature T1 and E θ1. Second point B, temperature θ2 and time T2. So this distance is known as delta theta and delta T, and this distance is known as delta T. Clear हुआ. So rate of cooling, curve between rate of cooling and temperature difference. Theta is a room temperature. Rate of cooling means θ1 minus θ2 upon T, and θ1 minus θ2 upon 2 minus theta, temperature difference. Curve is a straight line. कर्व कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है. इसका मीनिंग क्या हो रहा है, न्यूटन्स का जो लॉ कूलिंग लॉ है वो प्रूफ हो रहा है. क्लियर हुआ चीज़ें. इसको हम कहते हैं न्यूटन्स का कूलिंग लॉ जो हो रहा है वो प्रूफ हो रहा है. क्लियर हुआ चीज़. ठीक है. अब नाउ Searle apparatus, we will find the conductivity of rod by Searle apparatus. क्लियर. Searle apparatus क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको. ये देखिए, दिस इज अ Searle apparatus. दिस इज अ रॉड एंड 4 होल ऑफ रॉड 1 and 2, इधर अदर यहाँ पे 3 and 4. इसमें थर्मामीटर लगे हुए हैं. इसमें एक स्पाइरल ट्यूब्स इसमें कवर्ड है. यहाँ भी 2 थर्मामीटर लगे हुए हैं. और इसमें यहाँ पे कूलिंग वाटर जो है स्पाइरल ट्यूब में फ्लो होता है. ठीक है. रॉड का फर्स्ट एंड है, इसको हमने भाप बॉयलर के अंदर कर दिया. इसमें हमने स्टीम जो होती है, हॉट स्टीम हम यहाँ पे फ्लो करते हैं और यहाँ से स्टीम क्या होती है, आउट होती है. तो ये रॉड स्टीम से हीट को एब्जॉर्ब करती है और ये हीट आगे बढ़ती है, और ये जो कूलिंग वाटर है इस हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. यानी यहाँ से जितनी हीट आ रही है कूलिंग वाटर क्या कर रहा है, उतनी हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है. तो ये एपेटस जो होता है ये क्या सा एपेटस कहलाता है, सर्ल एपेटस कहलाता है. इसको सर्ल एक साइंटिस्ट थे, उसने बनाया था. इस पूरे एपेटस को हम वुडन बॉक्स में पैक कर देते हैं. इसका एक क्रॉस सेक्शन पार्ट बनाया है और वुडन बॉक्स में हम यहाँ पर क्या है, वुडन बॉक्स में इसको पैक करके नॉन कंडक्टिंग पैकिंग जो होती है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लगा देते हैं. यानी हमको केवल ये पॉइंट जो ऊपर के पॉइंट है ये बस दिखते हैं, बाकी और कोई पॉइंट हमको इसमें नहीं दिखता.
क्लियर हुआ? दिस इज नोन एज सर्ल एपरेटस। ठीक है, इसका मैं डायग्राम पीडीएफ में दे दूंगा। नाउ फार्मूला Q इज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन D। ये एब्जॉर्ब हीट है। ठीक है, इससे हम K की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। Q इंटू डी A θ1 माइनस θ2 इंटू T, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब बट Q इज इक्वल टू कितना होता है? M θ4 माइनस θ3। ये हीट जितनी एब्जॉर्ब होगी उतनी हीट क्या करेगा? वाटर लेगा, तो वाटर की हीट ये होती है। सो यहाँ पे हम ये Q की वैल्यू पुट कर देंगे। सो K इज इक्वल टू M θ4 माइनस θ3 D अपॉन A θ1 माइनस θ2 इंटू T। दिस इज नोन एज फार्मूला। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? फार्मूला होगा ये इसका। क्लियर हुआ चीज़ें? अब इसमें क्या, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन टेबल तो खैर लैब में बनानी पड़ेगी। इसकी प्रिकॉशन ये है कि जितना भी हमको इसमें हीट देना है, हीट जो है वो एक नॉर्मल फॉर्म में आएगा और बाहर जाएगा। ठीक है, बाहर जाएगा मीन्स जो रॉड है वो एब्जॉर्ब करेगा। नाउ स्टीफन लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी। क्लियर? एक ऐसी बॉडी जिस पे हम जितना भी रेडिएशन देते हैं सारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है। क्लियर हुआ चीज़ें? एक ऐसी बॉडी जिसको हम जितना भी रेडिएशन देते हैं सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है। स्टीफन ने बोला है कि ब्लैक बॉडी से एमिटेड जो एनर्जी होगी E, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी T की पावर 4 की। मीन्स कौन सा? इस पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4 की। क्लियर हुआ? यानी एनर्जी एमिटेड ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर? सो E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू T की पावर 4, वेयर सिग्मा इज अ कांस्टेंट इज नोन एज स्टीफन कांस्टेंट। सिग्मा इज इक्वल टू स्टीफन कांस्टेंट। क्लियर हुआ? इस सिग्मा को हम क्या बोलेंगे? स्टीफन कांस्टेंट। व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट? टेम्परेचर ग्रेडियंट change in temperature with respect to distance is called temperature gradient. Clear? Change in temperature with respect to लेंथ इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्लियर? ये हमेशा नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। इसको हम कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्लियर हुआ? इट्स SI यूनिट डिग्री सेल्सियस इंटू मीटर इनवर्स। इट्स SI यूनिट डिग्री सेल्सियस इंटू मीटर इनवर्स। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अब व्हाट इज लेटेंट हीट? क्या कहलाती है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट LA ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड of unit mass into vapor at a boiling point is called latent heat of evaporation। ठीक है, मीन्स कोई भी लिक्विड की फेस चेंज करने के लिए जो नेसेसरी हीट होती है उसको हम लेजेंट हीट बोल देंगे। क्लियर हुआ चीज़ें? लेजेंट हीट जो है लिक्विड की फेस चेंज करने को बोलेंगे। ठीक है, स्टीम यानी इसकी कितनी होती है? भाप की लेजेंट हीट कितनी होती है? स्टीम की 536 कैलोरी ग्राम इनवर्स। ठीक है, एंड ठीक है, यानी जो हीट है वो कितनी होती है? जो स्टीम होती है, स्टीम में कितनी हीट होती है? 536 कैलोरी ग्राम इनवर्स। क्लियर हुआ चीज़ें? एंड आइस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो भी 80 कैलोरी ग्राम इनवर्स होती है। ठीक है, तो ये सबकी क्या कहलाती है? लेजेंट हीट कहलाती है। क्लियर हुआ चीज़ें? तो ऐसे हम इसको बता सकते हैं कि लेजेंट हीट क्या होती है। हाउ वाटर इज यूज फॉर्मेशन? वाई?
क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट जो होती है अदर लिक्विड से सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए जितने भी फार्मर्स होते हैं वो क्या इसका यूज़ करते हैं, किसका, हॉट वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। एंड है बहुत सारे इसके और रीजनिंग क्वेश्चन हैं, वो आपके बुक में दिए हैं, उनमें आप पढ़ लीजिए। जो समझ में नहीं आए वो ग्रुप पे हमसे क्वेश्चन डाल के आप पूछ सकते हैं। ठीक है।